Assalamu alaikum aspirants, Taiba Hafiz here. I am climatologist, your environmental science mentor. अच्छा, अभी मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वैसे तो इन्वायरमेंटल साइंस की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसमें ये टॉपिक बहुत बाद में आता है। लेकिन चूंकि 2023 के एग्जाम्स होने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टॉपिक के बारे में कंसर्न थे और मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि मैम इस पे आप एक डिटेल में वीडियो करें क्योंकि हमें ये 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। सो इस टॉपिक को मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन ये एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा। अभी आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी लाइट सा कि फूड सिक्योरिटी बेसिकली है क्या, फूड सिस्टम क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है फूड सिक्योरिटी का या फूड सिस्टम का वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट का उतने अच्छे से पता नहीं होता, इसलिए वो फिर इसका एनालिसिस भी अच्छे से नहीं कर पाते कि फूड सिक्योरिटी किस किस तरह से स्ट्रेस में है इस वक्त, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं और आप कितनी डायमेंशन से उसके ऊपर इम्पैक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो फिर उसके ऊपर आप बिल्डिंग खुद ही बहुत अच्छी बना लेंगे। सो आज की जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, उसके बाद मैं 2 से 3 लेक्चर्स में इस टॉपिक को कंप्रिहेंसिवली इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैंने आप लोगों को ज्यादा ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करने के लिए आईपीसीसी की रिपोर्ट से फूड सिक्योरिटी के चैप्टर को एज अ रेफरेंस जो है वो रखा है। इस दफा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट है और उनका जो चैप्टर है फूड सिक्योरिटी पे, वही मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को पढ़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो वर्ल्ड का फूड सिस्टम है या हमारा जो फूड सिस्टम है जिसपे हम सरवाइव कर रहे होते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में फूड सिस्टम किस तरह से रन होते हैं और कौन कौन सी चीजें मिलके फूड सिस्टम बनाती हैं और फिर वही सारी चीजें फूड सिक्योरिटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फूड सिस्टम क्या होता है। दुनिया का जो फूड बाउल है वो बेसिकली क्या है। इसकी जो पहली स्टेज है वो प्रोडक्शन की स्टेज है, जिसको आप एग्रीकल्चर में लेते हैं। ठीक है, कि आपको सबसे पहले अपने फूड को प्रोड्यूस करना है। आपके जो फार्म्स हैं, आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपकी क्रॉप्स प्रिपेयर हो रही है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वेजिटेबल है, वो फ्रूट्स है, या वो होल ग्रेन है, वो सारा मिलके आपका प्रोडक्शन का सिस्टम बनाता है और ये पहली स्टेज है आपके फूड सिस्टम की। प्रोडक्शन के बाद जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड सिस्टम का। ट्रांसपोर्ट अब आपको ये कहाँ तक करनी है, आपको उन साइट तक ट्रांसपोर्ट करनी है जहां पे आपकी फूड प्रोसेस होगी। मतलब ट्रांसपोर्ट से बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, प्रोसेसिंग। देखिए, आपकी जो जो भी क्रॉप है वो आपके फार्म से उठ के कहाँ जाती है, मंडी में, मार्केट में जाती है ना। लेकिन मार्केट में वो लोगों तक नहीं पहुंचती, डायरेक्ट लोगों की वहां पे एक्सेस नहीं है, वो उस मार्केट में नहीं जाएगी, बल्कि वो उस मार्केट में जाएगी जो कि होलसेल की मार्केट होगी, जहां से वो इंडस्ट्री में जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड बनाने के लिए या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या फिर कॉफी बनाने के लिए, तो वो आपकी ट्रांसपोर्ट होके बेसिकली इंडस्ट्री तक जाएगी, आपकी फैक्ट्री तक जाएगी, जहां पे आपकी फूड प्रोसेस होगी। जैसे आपके जो शेलर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे आपका राइस पॉलिश होता है, पील ऑफ होता है और पैक होता है, प्रोसेस होता है, और फिर अगेन प्रोसेस होने के बाद पैकेजिंग के प्रोसेस से गुजर के वो प्रॉपर कहाँ तक चली जाती है, मार्केट लेवल तक। और ये वो मार्केट है जहां पे फूड जो है रिटेल होगी, जहां पे वो कंज्यूमर तक पहुंचेगी, जहां पे वो कस्टमर तक पहुंचेगी और कंजप्शन के प्रोसेस से होने के बाद फाइनली वो कंज्यूम हो जाएगी या यूटिलाइज हो जाएगी। इसका जो लास्ट स्टेप है उसमें लॉस एंड वेस्ट आता है। आपकी फूड कितनी ज्यादा वेस्ट हो रही है, आपको कितना ज्यादा लॉस हो रहा है, मार्केट लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, आपकी नेशनल लेवल पे, क्योंकि ये सारी चीजें मिलके आपकी फूड सिक्योरिटी को
मैयर कर रही होती है। अब देखें, अगर मैंने अब पाकिस्तान में अगर मैंगो की प्रोडक्शन हुई है, लेकिन वो मैंगो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सका, लेबर फोर्स नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सीजन जो है वो अफोर्डेबल नहीं था, या फिर वो रास्ते में बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, तो आपकी फूड सिक्योरिटी यहीं पे डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद अगर उसकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं हो सकी, पैकेजिंग अच्छी नहीं हो सकी, फिर वो मार्केट तक नहीं पहुंच सका, और अगर वो मार्केट में पहुंच गया है तो वहां पे कस्टमर तक नहीं पहुंच पहुंच पा रहा, कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि पिछले सारे फैक्टर्स की वजह से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी प्राइसेस बहुत है हाई हो चुकी है, या वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है, या वो स्टोर नहीं हो सका, या उसकी जो शेल्फ लाइफ थी वो गुजर चुकी है, वो डिटीरियोरेट होता जा रहा है, तो फिर भी आपका कंट्री फूड सिक्योर नहीं होगा। एंड देन फाइनली कितना मैंगो आपने कंज्यूम किया, कितना आपने इंटरनेशनल मार्केट में भेजा, और कितना मैंगो आपका लॉस हुआ, ये भी डिसाइड करेगा कि आपकी कंट्री में फूड सिक्योरिटी है या नहीं। जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका फूड सिस्टम होगा, जितना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड आपका फूड सिस्टम होगा, जितना डिमांड एंड सप्लाई आपका आपका बैलेंस होगा, जितना ज्यादा लोगों तक फूड की एक्सेस बेहतरीन होगी, उतना ही फूड सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, और फूड सिक्योरिटी आपकी कंट्री में उतनी ज्यादा हाई होगी। अच्छा, अब फूड सिक्योरिटी के भी अलग से तीन चार स्टेप्स हैं, तीन चार स्टेजेस हैं, जिनका कलेक्टिवली इंश्योर होना ही फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। अकॉर्डिंग टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो फूड सिक्योरिटी है, इसकी जो पहली इसकी जो डायमेंशन है वो है अवेलेबिलिटी, और ये प्रोडक्शन से स्ट्रेंथन होती है। क्या आपकी कंट्री में फूड अवेलेबल भी है या नहीं? ठीक है, मतलब आपके पास अवेलेबिलिटी है, क्या आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आपके पास प्रोडक्शन है, तो फिर आप फूड सिक्योर नेशन है। अवेलेबिलिटी के बाद नेक्स्ट है एक्सेस। क्या लोगों तक उसकी एक्सेस है, क्या मार्केट तक उसकी एक्सेस है, क्या मार्केट से लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं? ठीक है, तो लोगों तक उस प्रोडक्शन का पहुंचना, उस फूड का पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, मार्केट के थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू, ये सेकंड कंपोनेंट बन जाता है फूड सिक्योरिटी का। नेक्स्ट कंपोनेंट इज यूटिलाइजेशन, या फिर आप इसको कह सकते हैं अफोर्डेबिलिटी। अब यूटिलाइजेशन एंड अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस है लेकिन मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही, मेरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, उसकी प्राइस बहुत हाई है, पॉवर्टी बहुत है आपकी कंट्री में, मार्जिनलाइज्ड नेशंस आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री मार्जिनलाइज्ड नेशंस में आती है, आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपकी जो वेजेस है वो अच्छी नहीं है, आप लेबर को अच्छा पे नहीं कर पा रहे, आप लेबर को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, लोग अफोर्ड नहीं उसको कर पा रहे। जैसे आजकल जो वीट फ्लोर है उसके बहुत ज्यादा क्राइसिस आए हुए हैं, और बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही है लोगों की, वो जाके ट्रक्स पे ले रहे हैं, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोगों को। अगर अफोर्डेबिलिटी का कंपोनेंट फूड सिक्योरिटी में से मिसिंग है, तो फिर आपकी नेशन फूड सिक्योर नेशन नहीं है। एंड लास्ट स्टेज इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फूड, आपकी प्रोडक्शन कितनी स्टेबल है। स्टेबिलिटी दो दो लेवल पे होगी, एक तो प्रोडक्शन लेवल पे, और एक कंजप्शन लेवल पे, और एक स्टोरेज लेवल पे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। इस साल सपोज राइस कल्टीवेशन मेरी इतनी थी कि मैंने इंटरनेशनल मार्केट में राइस को एक्सपोर्ट किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरी राइस प्रोडक्शन इतनी भी नहीं थी कि मैंने अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरा किया, और मुझे राइस को इंपोर्ट करना पड़ा। इसका मतलब आपके फूड सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप फूड सिक्योर नहीं है। तो आपको अपनी प्रोडक्शन को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना है। आपकी जो फूड सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं, जो एग्रीकल्चरल की पॉलिसीज हैं, जो प्रोडक्शन की पॉलिसीज हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, ताकि आपकी नेशन फूड सिक्योर रहे। प्रोडक्शन के बाद कंजप्शन, क्या आपकी कंजप्शन स्टेबल है? मतलब आपकी डिमांड अगर फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा कर रही है, लोग उसको किसी वजह से नापसंद करने लग गए, उसकी प्राइसेस आपने बहुत हैवी कर दी, वो डिटीरियोरेट हो गई, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी कम हो गई, आपकी लैंड फर्टाइल नहीं रही, उसका टेस्ट आप प्रोड्यूस करने में जो है वो फेल हो गए, या आप लोगों तक वो क्वालिटी नहीं पहुंचा रहे, तो लोग उसको कंज्यूम नहीं उस तरह से कर रहे, सो फूड सिक्योरिटी नहीं है। देन
स्टोरेज के लेवल पे फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्म पे पड़ा पड़ा गल सड़ जाता है और वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारी नेशन के पास स्टोरेज फैसिलिटी उतनी वेल डेवलप्ड और एडवांस नहीं है जो कि एक फूड सिस्टम के लिए होनी चाहिए। अच्छा, अगर उस लेवल पे नहीं भी हो रहा, हमारे अपने घर की ये बात है, अगर आप मार्केट से कोई चीज मंगवा लेते हैं, पैकेजिंग में मंगवा लेते हैं, या अगर आप खुली भी मंगवा लेते हैं, तो उसका उसकी शेप का चेंज हो जाना आफ्टर सम डेज, उसके टेस्ट का चेंज हो जाना, उसके कलर का चेंज हो जाना, इसका मतलब योर फूड इज नॉट स्टेबल, उसकी क्वालिटी स्टेबल नहीं है, आप उसको स्टेबल नहीं कर पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे। सो आपकी कंट्री में फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी के इन सारे कंपोनेंट्स को सामने रखते हुए जब आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, तो फिर आप ज्यादा अच्छे से इस पोजीशन में होंगे कि आपने किस किस डायमेंशन से और किस किस पर्सपेक्टिव से फूड सिक्योरिटी को हैंडल करना है। और किसी भी डायमेंशन से, किसी भी पर्सपेक्टिव से ये पेपर में पूछा जा सकता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में वो डिस्कस करूंगी वो ये है कि जो वर्ल्ड का फूड सिस्टम है वो अंडर प्रेशर है, दैट इज अंडर प्रेशर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। इसी वजह से अब फूड सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, क्योंकि इस वक्त वी आर फेसिंग हंगर, वी आर फेसिंग फेमीन, वी आर फेसिंग पॉवर्टी, वी आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट, और आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर उसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। तो किस तरह से फूड सिक्योरिटी डिफरेंट स्ट्रेसेस को बेयर कर रही है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस जो आपके करंट फूड सिस्टम पे है या फूड सिक्योरिटी पे है। एक होगी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस। अब ये जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस है, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं या हम अफगानिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, अफगानिस्तान डायलेमा, उसमें बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, हंगर बहुत है, माल न्यूट्रिशन बहुत है, आपके पास अच्छी लैंड नहीं है, आपके पास फर्टाइल लैंड नहीं है, आपके पास वाटर इरिगेशन का वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है जिससे आप अपने फार्म्स को इरिगेट कर सके और आप अच्छी प्रोडक्शन लेके आ सके। आपके पास फर्टिलाइजर अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में इन दिनों ये पिछले दिनों डीएपी के क्राइसिस बहुत ज्यादा आए। डीएपी एक फर्टिलाइजर है जो कि आपको अपनी फील्ड में डालना होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा करने के लिए, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन जो इंपोर्ट डीएपी की गई उसको भी फार्मर परचेज नहीं कर सके क्योंकि उसकी प्राइसेस बहुत हाई थी। मेरी फैमिली का जो ताल्लुक है वो थोड़ा सा एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से मुझे इन चीजों का आइडिया है। तो डीएपी के क्राइसिस इतने ज्यादा थे पाकिस्तान में कि फार्मर्स ने बकायदा प्रोटेस्ट किया। इस्लामाबाद काफी दिन, 15 दिन तक शायद उनका प्रोटेस्ट रहा है, और फिर कोई एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए, और फिर किसान इत्तेहाद भी आया, और फिर सस्ता यूरिया भी कैंपेन चली, अगर आप न्यूज़पेपर से इन टच रहे। तो अगर रिसोर्सेज आपकी कंट्री में नहीं है प्रॉपर, तो फिर आपका जो फूड सिस्टम है वो अंडर स्ट्रेस रहेगा। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपकी सप्लाई से ज्यादा आपकी डिमांड ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन आपकी ज्यादा हो गई है, तो भी आपका फूड सिस्टम ऑटोमेटिकली अंडर स्ट्रेस चला जाएगा। इसके अलावा जो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस है, उसमें आपके इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। मतलब लोग इस पोजीशन में नहीं है कि उस फूड को परचेज कर सके, या वो हेल्दी डाइट ले सके, या वो अपनी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके, या वो जो डाइवर्स फूड है उस तक उनकी एक्सेस हो सके। एलिट क्लास लोगों को तो मिल रही है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को, लोअर इनकम क्लास लोगों को, जो आपका लेबर तबका है, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि नेशनल लेवल पे आप कोई फूड इंपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास बजट इतना नहीं है, आपके पास रेवेन्यू इतना नहीं है कि आप उस जो प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सके और आप अपने लोगों को उस तक पहुंचा सके, जिसकी वजह से आपका फूड सिस्टम जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। अब अगर हम नॉन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस
स्ट्रेसेस को देखें तो उसमें क्लाइमेटिक स्ट्रेस आती है। वन ऑफ द मेन रीजन, वन ऑफ द मेजर रीजन नाउ अडेज फॉर द फूड सिक्योरिटी, जिसकी वजह से आपकी फूड सिस्टम, आपकी फूड सिक्योरिटी अंडर स्ट्रेस है। जितनी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, जितनी भी क्लाइमेटिक स्ट्रेस है, अगर मैं इनकी लिस्ट बनाऊं तो लिस्ट बहुत लंबी है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब ये स्ट्रेसेस किस तरह से फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रही है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। मैं जस्ट आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। टेम्परेचर बढ़ गया है बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आप किस तरह से ये आपकी प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्शन इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है। प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, मतलब रेनफॉल के पैटर्न्स, जो प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स थे, किन दिनों बारिशें होनी है, किन दिनों बारिशें नहीं होनी, किस फूड के लिए सोइंग सिस्टम में बारिश चाहिए, किस क्रॉप के लिए हार्वेस्टिंग सीजन में बारिश चाहिए, ये एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना था जो कि ऑटोमेटिकली सेट था क्रिएटर की तरफ से, जिससे आपकी प्रोडक्शन अच्छी होती थी। बट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आपके प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। अनसीजनल रेनफॉल से बहुत ज्यादा आपकी जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहे हैं। हाउ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, उसके अलावा ड्राउट बहुत ज्यादा हो गई है। वाटर शॉर्टेज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड क्लाइमेटिक स्ट्रेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। आपकी आपकी लैंड को वाटर नहीं मिल रहा इरिगेशन के लिए, ड्राउट बहुत ज्यादा है। आपकी जो लैंड है वो डेजर्ट बनती जा रही है, डेजर्टिफिकेशन उसमें बहुत ज्यादा होती जा रही है। फिर आपकी क्लाइमेट चेंज की वजह से पेस्ट एंड डिजीज अटैक बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो पैथोजेंस हैं इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई हैं सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए। कोविड-19 को भी आपको पता है क्लाइमेट चेंज से लिंक किया जाता है कि जो कोविड-19 वायरस है उसको फेवरेबल कंडीशन मिली थी, उसको फेवरेबल मॉइस्चर, फेवरेबल टेम्परेचर मिल गया था अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, और ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग ने पैटर्न्स चेंज कर दिए हैं टेम्परेचर के, प्रेसिपिटेशन के, मॉइस्चर के, जिससे अब नए से नए वायरसेस और बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो ज्यादा अच्छे से कॉलोनीज बना रहे हैं, और उनके इंसानों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे भी आपकी फूड सिक्योरिटी अंडर स्ट्रेस जा रही है। फिर उसके अलावा आपकी बायोडाइवर्सिटी बहुत डिक्रीज हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अच्छा, अब ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ में आपकी प्लांटेशन है, आपका आपके एनिमल्स हैं, इंसेक्ट है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया जो कि आपकी लैंड के अंदर होते हैं, जो आपकी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं, उनका बहुत मेजर रोल है। वो जब हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या कोई भी फर्टिलाइजर अपनी लैंड में या सॉइल में ऐड करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो उनको ब्रेक डाउन करते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट्स निकाल के सॉइल में मिक्स करते हैं, और फिर वो सॉइल से न्यूट्रिएंट आपकी क्रॉप क्या करती है, अपटेक कर लेती है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ने से, हीट वेव आने से, वाटर शॉर्टेज होने से, पीएच लेवल चेंज होने से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका फूड सिस्टम जो है वो अंडर स्ट्रेस जा रहा है। इसके अलावा क्लाइमेटिक स्ट्रेस में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है वो वर्क फोर्स के ऊपर इम्पैक्ट है। जो आपकी लेबर है, जो आपकी वर्क फोर्स है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। हीट वेव की वजह से बहुत ज्यादा सन को एक्सपोजर नहीं कर सकते, उनके इम्यून सिस्टम वीक हो रहे हैं, उनके पास प्रोटेक्शन बहुत अच्छी नहीं है, उनके पास हेल्दी डाइट नहीं है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, उनको वो अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो फील्ड में काम करना वर्क फोर्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, और आपकी वर्क फोर्स ज्यादा डिजीज की तरफ जा रही है, ज्यादा उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, ज्यादा डेथ की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। सो ये सारी क्लाइमेटिक फोर्सेस हैं जो कि फूड सिक्योरिटी को डिफरेंट वेज में इम्पैक्ट कर रही हैं, और फूड सिक्योरिटी के जो क्राइसिस हैं, जो ग्लोबल फूड क्राइसिस हैं, वो वर्ल्ड में बनते जा रहे हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी। मैंने एक बेसिक फाउंडेशन आपको दे दी है, एक क्रिस्टल क्लियर आपको व्यू दे दिया है कि फूड सिस्टम क्या होता है और फूड सिक्योरिटी क्या होती है, और फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो डिफरेंट स्ट्रेसेस हैं वो किस किस तरह से है, और फूड सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनता जा रहा है। अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे
उसमें इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक तो ये जो क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस हैं इनको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने इनके साथ आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देनी है करंट से, ठीक है, जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही है उनसे। जैसे पाकिस्तान की मैंगो प्रोडक्शन इस दफा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई, उसका सारा क्लाइमेट से मैं आपको रिलेशन बताऊंगी, और फिर फ्लड से कितना हमें लॉस हुआ ये सब। तो क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस फूड सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के ट्रेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड क्या है ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। ग्लोबल फूड क्राइसिस हम देखेंगे कि इस वक्त ग्लोबल फूड क्राइसिस जो है वो क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है। और फिर हम देखेंगे हमारे लास्ट लेक्चर में कि ग्लोबल लेवल पे हम लोगों ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, कोई ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे लिए गए इनिशिएटिव्स, एग्रीमेंट्स, कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स, कोई फूड सिक्योरिटी का एजेंडा, जिसमें इमरान खान का 5 पॉइंट एजेंडा क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो अपनी गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने लिया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और फिर हम इसका डिटेल में सोल्यूशन देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी का सोल्यूशन क्या है, दैट इज ऑफ कोर्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। गुड लक एस्पायरेंट्स, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।